Hello friends, welcome back to my channel Learn with Jenny. In this video, I'll be discussing about an important terminology of psychiatric nursing. इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे साइकेट्रिक नर्सिंग की इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी इन हिंदी, जैसे डिमेंशिया क्या होता है, डिलीरियम क्या होता है, एडिक्शन क्या होता है, विथड्रॉल क्या होता है, इल्यूजन, डिल्यूजन, हेलुसिनेशंस क्या होते हैं, न्यूरोसिस, साइकोसिस क्या होते हैं, फोबिया क्या होता है, फोबिया की टाइप्स कौन सी हैं, ऑब्सेशंस क्या होते हैं, एज वेल एज कंपल्शंस क्या होते हैं. Let's start the video. The first one is affect. Experience of feelings, emotions, mood और attachment. Affect का मतलब होता है भावनाओं को अनुभव करना, मतलब किसी पर्सन का मूड कैसा है, उसके इमोशंस कैसे हैं, वो हैप्पी है, सैड है, किसी के साथ उसका लगाव है या नहीं, वो सब अफेक्ट पर डिपेंड करता है. साइकेट्रिक नर्सिंग में अफेक्ट का अनदर नेम है मूड. सेकेंड वन इज एपैथी, दैट इज लैक ऑफ इमोशंस, इंटरेस्ट और कंसर्न एसोसिएटेड विद डिटैचमेंट. जब किसी के अंदर इमोशंस नहीं होते, भावनाएं नहीं होती, किसी भी काम या किसी भी एक्टिविटी को करने में इंटरेस्ट नहीं होता, ना कोई रिलेशंस बनाने में इंटरेस्ट होता है और ना ही किसी के रिगार्डिंग वो कंसर्न रहते हैं, एसोसिएटेड विद डिटैचमेंट. ये सब इसलिए होता है क्योंकि पर्सन का दूसरों के प्रति बिल्कुल भी लगाव नहीं होता, वो अलग रहने लग जाते हैं, दूसरों के साथ अच्छे रिलेशंस नहीं बना पाते. The third one is amnesia, that is partial or complete loss of memory. Amnesia मतलब पेशेंट को भूलने की बीमारी है. पेशेंट की आधी या पूरी मेमोरी लॉस हो जाती है. कोई भी इंफॉर्मेशन हो, कोई डाटा हो या कोई एक्सपीरियंस हो, किसी भी सिचुएशन का उसे भूलने लग जाता है. मतलब पेशेंट को बहुत सी चीज़ें या हर चीज़ भूलने लग जाती है. वो याद करने की कोशिश करता है पर उसे नहीं याद आता. फोर्थ वन इज़ एंजाइटी. एंजाइटी सभी में बहुत कॉमनली पाई जाती है. दैट इज़ एंटिसिपेशन ऑफ डेंजर अकम्पनीड बाय इंटेंस वरी एंड सोमैटिक सिम्टम्स. पर्सन को किसी खतरे की उम्मीद होती है, उसे लगता है कि मेरे साथ कुछ बुरा होने वाला है, इसलिए वो चिंतित हो जाता है. इसके साथ साथ उसमें फिज़िकल सिम्टम्स भी पाए जाते हैं, जैसे कि पेन, वीकनेस, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग, तो उसे हम एंजाइटी बोलते हैं. एंजाइटी एक माइनर सिम्टम है जो कि हर किसी में कॉमनली पाया जाता है. फिफ्थ वन इज़ पैनिक, दैट इज़ एक्यूट सेल्फ-लिमिटिंग एपिसोडिक इंटेंस अटैक ऑफ एंजाइटी. मतलब जब एंजाइटी हाईएस्ट लेवल पर पहुंच जाती है, इंटेंस हो जाती है, बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो पेशेंट को पैनिक अटैक होता है. एक्यूट का मतलब तो पता है कि चीज़ सडनली होती है बट इन अ स्ट्रॉन्ग वे. पेशेंट में स्क्रीम, क्राई और हिट अदर्स. पेशेंट चीखता है, रो सकता है या दूसरों को मार भी सकता है. द सिक्स्थ वन इज डिल्यूजन. Delusion is a thought disorder, that is a false belief based on an incorrect view of reality. मतलब पर्सन में एक आस्था होती है, विश्वास होता है जो कि सत्य नहीं होता. जो रियलिटी है वो उसे सही तरीके से नहीं देखता. वो ऐसी चीज़ों को मानता है, उनमें विश्वास करता है जो कि रियलिटी में प्रेजेंट नहीं है. जैसे पर्सिक्यूटरी डिल्यूजन, मतलब पेशेंट को लगता है कि कोई उसे चीट कर रहा है या उसे मिसट्रीट किया जा रहा है और वो बहुत ही शक करता है दूसरों पर. नेक्स्ट इज़ ग्रैंडियोस डिल्यूजन. पेशेंट को लगता है कि वो हर किसी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसमें हर काम करने की पावर है और वो कुछ भी कर सकता है जो उसका दिल चाहे. ऐसे और भी डिल्यूजन्स हैं, जैसे कि
delusion of preference, delusion of jealousy, delusions of love, delusion of influence, and delusion of self-acquisition. Seventh one is illusion, that is misinterpretation when an external stimuli is wrongly perceived. Illusion का मतलब होता है वहम होना। जैसे हमारे सामने कोई स्टिक पड़ी है और हमें लग रहा है कि वो स्नेक है। हम स्टिक को सांप समझकर डर जाते हैं तो उसे इल्यूजन कहते हैं। एट्थ वन इज इकोलेलिया, दैट इज मीनिंगलेस रेपिटेशन ऑफ वर्ड्स जस्ट स्पोकन बाय अनदर पर्सन। जब एक पर्सन दूसरे पर्सन के बोले हुए वर्ड्स को कॉपी करता है, उन्हीं वर्ड्स को रिपीट करता है, बार बार बोलता है, तो उसे इकोलेलिया बीमारी होती है। नाइन्थ वन इज इकोप्रेक्सिया, दैट इज an involuntary imitation or repetition of someone else's actions or movements. जब एक पर्सन किसी सामने वाले पर्सन के एक्शंस को, उसकी मूवमेंट्स को रिपीट करता है, कॉपी करता है या उन्हें इनवॉलंटरली परफॉर्म करता है तो उसे इकोप्रेक्सिया बोलते हैं। 10th one is obsession, that is unreasonable persistent thought, idea or fear that intrudes on conscious awareness. जब पेशेंट के दिमाग में बार बार कोई थॉट आता है या कोई आइडिया आता है या कोई फियर आता है जो कि अनरीजनेबल है और वही थॉट पेशेंट की कॉन्शियस अवेयरनेस में इंटरफेयर करता है तो उसे ऑब्सेशन बोलते हैं। जैसे ओसीडी में होता है, पेशेंट को बार बार लगता है कि मेरे हैंड्स डर्टी हैं, मुझे क्लीन करने की ज़रूरत है, मेरे हैंड्स पे कुछ लगा है, मुझे क्लीन करने हैं, तो उस चीज़ को हम ऑब्सेशन बोलते हैं। 11th वन इज़ कंपल्शंस, दैट इज़ कंपेलिंग रिपीटेड इरेशनल एक्शंस एसोसिएटेड विद ऑब्सेशंस। मतलब फोर्सफुली कोई एक्शंस या कोई एक्टिविटी पेशेंट रिपीटेडली करता है जो कि ऑब्सेशंस के साथ संबंधित हो। पेशेंट के दिमाग में थॉट आ रहा था बार बार कि उसके हैंड्स डर्टी हैं, कुछ लगा है तो उन्हें क्लीन करने की ज़रूरत है। अभी कंपल्शन में पेशेंट अपने हैंड्स को वॉश कर लेता है, वो बार बार अपने हैंड्स को वॉश करता है। जब भी उसके दिमाग में ऑब्सेशन आया कि हैंड्स डर्टी हैं तो उसे कंपल्शन हुई कि मुझे हैंड्स को वॉश करना है, तो वो जाकर अपने हैंड्स को वॉश करता है। इस चीज़ को हम बोलते हैं कंपल्शंस। ऑब्सेशन एंड कंपल्शंस मिलकर एक डिसऑर्डर बनाते हैं, दैट इज़ OCD, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। 12th वन इज़ न्यूरोसिस, दैट इज़ mild mental disorder characterized by physical and mental disturbance. न्यूरोसिस का मतलब है मेंटल डिसऑर्डर विच इज़ माइल्ड। मतलब न्यूरोसिस एक सीरियस या सीवियर कंडीशन नहीं है। न्यूरोसिस में फिजिकल एंड मेंटल डिस्टर्बेंसेस पाई जाती हैं। न्यूरोटिक डिसऑर्डर्स ज़्यादा प्रॉब्लम्स तो नहीं कॉज करते लाइफ में, बट फिर भी ट्रीटमेंट ज़रूरी है, जैसे कि बिहेवियरल थेरेपी, साइकोथेरेपीज़ या कोई ड्रग्स वगैरह दे सकते हैं। न्यूरोसिस में डिफरेंट डिसऑर्डर्स आते हैं जैसे कि फोबिया, एंजाइटी डिसऑर्डर्स, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स, डिप्रेसिव न्यूरोसिस, कन्वर्जन डिसऑर्डर, डिसोशिएटिव रिएक्शन, साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स, post-traumatic stress disorders and hysterical disorders. 13th one is psychosis, that is severe mental illness marked by lack of touch with reality and personality disorganization. साइकोसिस एक सीवियर मेंटल इलनेस है जिसमें पेशेंट का रियलिटी के साथ जो टच है वो ख़त्म हो जाता है, साथ साथ में पर्सनैलिटी डिसइंटीग्रेशन भी हो जाती है। पर्सन का बिहेवियर, सोशल रिलेशनशिप्स, ओरिएंटेशन, जजमेंट, थिंकिंग, कॉन्शियसनेस, परसेप्शन,
सब अफेक्ट होते हैं। साइकोटिक डिसऑर्डर्स की रिकवरी पॉसिबल नहीं होती। अगर पेशेंट ठीक भी हो जाता है तो उसे फिर से साइकोटिक डिसऑर्डर होने के चांसेस होते हैं, जैसे स्किज़ोफ्रेनिया एंड मूड डिसऑर्डर्स, जिसमें बाइपोलर डिसऑर्डर, डिप्रेशन एंड मेनिया आते हैं। 14th one is delirium, that is acute organic brain syndrome, which includes clouded consciousness and disturbance of thinking, perception as well as orientation. डिलीरियम एक ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर है जो कि ब्रेन या नर्वस सिस्टम की परमानेंट डिसफंक्शनिंग के कारण होता है। एक्यूट ऑर्गेनिक ब्रेन सिंड्रोम मतलब सडनली शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए ये कंडीशन अराइज होती है, जिसमें ग्रुप ऑफ सिम्टम्स प्रेजेंट होते हैं। इसमें थिंकिंग, परसेप्शन, ओरिएंटेशन तीनों की एक साथ डिस्टर्बेंस हो जाती है। पेशेंट को सोचने में मुश्किल आती है, वो चीज़ों को गलत परसीव करता है और अपने लिविंग इन्वायरमेंट के बारे में भी ओरिएंट नहीं रहता। उसे डेट, टाइम, डे, प्लेस इन सब चीज़ों में कंफ्यूजन होने लगती है। 15th one is dementia, that is chronic organic brain syndrome, which includes loss of cognitive abilities, which are thinking, reasoning and memory. डिमेंशिया ग्रेजुअली या स्लोली अराइज होता है और लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए रहता है। पेशेंट की कोग्निटिव एबिलिटीज़ का लॉस हो जाता है, जैसे वो सोच नहीं सकता, ना ही रीजनिंग कर सकता है और ना ही चीज़ों को याद कर सकता है। डिमेंशिया 2 टाइप्स का होता है, प्राइमरी डिमेंशिया एंड सेकेंडरी डिमेंशिया। 16th one is paranoia, that is characterized by suspiciousness and distrust in others and their motives. पैरानोया का मतलब होता है सस्पिशियस नेचर, मतलब शक करने वाला व्यवहार। पेशेंट हर किसी पे शक करता है, उसे लोगों की किसी भी बात पर या किसी भी काम पर, किसी भी एक्शन पर ट्रस्ट नहीं होता। जिन लोगों को पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होता है वो दूसरों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स पर मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है, आप देख सकते हैं। 17th one is deja vu, that is abnormal feeling that a particular event has already happened before in an exactly the same way. It is very common in normal persons also. जब हमें लगता है कि कोई इवेंट या कोई एक्टिविटी पहले हो चुकी है, बिल्कुल सेम तरीके से, सेम वे में हुई है और अब हम उसे दोबारा फेस कर रहे हैं, वो एक एबनॉर्मल फीलिंग है, उस चीज़ को हम डेजा वू बोलते हैं। 18th one is neologism, that is coinage of new words or phrases by patient which has special meaning for him. कॉइनेज का मतलब होता है किसी न्यू वर्ड या फ्रेज को इन्वेंट करना, मतलब उसे बनाना। पेशेंट क्या करता है, वो अपने हिसाब से न्यू वर्ड्स बनाता रहता है जिनकी किसी को भी समझ नहीं लगती, पर पेशेंट के लिए उनका एक स्पेशल मीनिंग होता है। जैसे स्मोक और फॉग को मिलाकर वो स्मोक बोलता है, ब्रेकफास्ट और लंच को मिलाकर ब्रंच बोलता है, स्पून और फोक को मिलाकर स्पोक बोलता है। ये सब नियोलॉजिज्म की एग्जाम्पल्स हैं। पेशेंट जब किसी के साथ बात करता है तो अपनी कन्वर्सेशन में वो अपने ही बनाए हुए न्यू वर्ड्स का यूज़ करता है जो कि सामने वाले को समझ नहीं आते, बट पेशेंट के लिए वो वर्ड्स स्पेशल मीनिंग रखते हैं। 19th one is grandiosity, that is feeling of exaggerated self-importance, power and personal superiority. इसे हम delusion of grandiosity भी बोलते हैं, जिसमें पेशेंट खुद को
बहुत ही इम्पॉर्टेंट मानता है। उसे लगता है कि मैं सबसे ज़्यादा खास हूँ, मुझ में सबसे ज़्यादा पावर है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। दूसरों के मुकाबले वो खुद को सुपीरियर समझता है। 20th one is ambivalence, that is coexistence of two opposing emotional tones towards the same person or object। जब हमारे दिमाग में किसी एक ही चीज़ या पर्सन को लेकर दो अपोजिट इमोशंस आते हैं, जैसे हमें कोई चीज़ बहुत अच्छी लगती है और दूसरी साइड हम सोचते हैं कि इस चीज़ के नुकसान भी बहुत हैं, तो ये को एग्जिस्टिंग टू अपोजिंग इमोशनल स्टेट्स हैं। 21st is circumstantiality, that is over inclusion of details delaying reaching the desired goal। जब पेशेंट किसी के साथ बात करता है, उसे कुछ पूछा जाता है, तो वो मेन टॉपिक पर आने से पहले बहुत सारी डिटेल्स को अपनी कन्वर्सेशन में ऐड करता है। मतलब वो बातों को गोल गोल घुमाता रहता है, इधर उधर की बातें करता है, पर जो मेन बात उससे पूछी गई है या जो उसे बताना चाहिए, जो उसे बोलना चाहिए, वो उसे डिले करता रहता है। वो लास्ट में अपनी बात को बता तो देता है, बट कन्वर्सेशन के बीच में वो अननेसेसरी डिटेल्स को ऐड करता है। 22nd is tangentiality, that is inclusion of unnecessary details and explanations but goal is never reached। पेशेंट बात करता है किसी से, अपनी कन्वर्सेशन में बहुत सारी अननेसेसरी डिटेल्स एक्सप्लेनेशंस को ऐड करता रहता है, पर जो उससे मेन बात पूछी गई थी या जो टॉपिक उसे बताना चाहिए था, वो उस पर कभी नहीं आता। कन्वर्सेशन के स्टार्टिंग से एंड तक वो बातों को गोल गोल ही घुमाता रहता है, जो बात बतानी है उस पर नहीं आता। टेंजेंशियलिटी एंड सर्कमस्टेंशियलिटी दोनों ही फॉर्म ऑफ थॉट की एबनॉर्मलिटीज़ हैं। 23rd is hallucinations, that is false perception of sensory experiences in the absence of external stimuli। इसमें पर्सन सेंसेस को रॉन्गली परसीव करता है। जो चीज़ें रियलिटी में प्रेजेंट ही नहीं हैं, उनके बारे में सेंस करता है। जैसे पेशेंट को कोई आवाज़ें सुनाई देती हैं या कुछ देखता है वो, जो कि रियलिटी में प्रेजेंट नहीं होता। हेलुसिनेशंस डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जैसे कि ऑडिटरी हेलुसिनेशंस, ओल्फैक्टरी हेलुसिनेशंस, visual hallucinations, gustatory hallucinations, somatic hallucinations, tactile hallucinations, and many more. 24th one is depression. Depression is very common among people. It is an affective disorder characterized by profound and persistent sadness. डिप्रेशन एक अफेक्टिव डिसऑर्डर है, मतलब मूड डिसऑर्डर है, जिसमें प्रोफाउंड, वेरी ग्रेट, बहुत ज़्यादा, एंड परसिस्टेंट, लगातार सैडनेस होती है, उदासी होती है। पेशेंट डिप्रेस्ड रहता है, बहुत उदास रहता है। पेशेंट का किसी भी एक्टिविटी में ना कोई इंटरेस्ट रहता है और ना ही उसे किसी भी चीज़ से खुशी मिलती है। डिप्रेशन को हम यूनिपोलर डिसऑर्डर भी बोलते हैं। 25th one is mania, an affective disorder characterized by elevated mood, flight of ideas and increased psychomotor activities। मेनिया एक अफेक्टिव डिसऑर्डर है, मतलब मूड डिसऑर्डर है, जिसमें पेशेंट का मूड एलिवेट हो जाता है, उसके दिमाग में बहुत सारे आइडियाज़ आते रहते हैं और मेंटल एक्टिविटी भी इंक्रीज़ हो जाती है। मेनिया में पेशेंट बहुत खुश रहता है, हर छोटी छोटी बात पर भी उसे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है। इवन दुखी होने वाली बातों पर भी पेशेंट बहुत खुश होता है। अगर किसी पेशेंट में डिप्रेशन और मेनिया दोनों के सिम्टम्स पाए जाते हों,
पेशेंट को मूड स्विंग्स होते हों तो उन्हें बाइपोलर डिसऑर्डर होता है। यूनिपोलर डिसऑर्डर मतलब डिप्रेशन, मेनिया एंड बाइपोलर डिसऑर्डर, ये तीनों मूड डिसऑर्डर्स में आते हैं। 26 वन इज एडिक्शन, a state of psychological or physical dependence on the use of alcohol or other drugs। जब किसी पर्सन की बॉडी साइकोलॉजिकली या फिजिकली किसी ड्रग पर जैसे कि अल्कोहल या किसी और सब्सटेंस पर डिपेंड रहने लग जाती है तो उसे हम एडिक्शन बोलते हैं। इंडिविजुअल एडिक्ट हो जाता है किसी सब्सटेंस का, वो उस चीज़ के बिना रह नहीं सकता और अगर वो उस चीज़ का यूज़ ना करे तो उसकी बॉडी में फिज़िकल सिम्टम्स भी शो होने लगते हैं, तो उस चीज़ को हम एडिक्शन बोलते हैं। 27th वन इज़ विथड्रॉल, ग्रुप ऑफ सिम्टम्स दैट अकर अपॉन द अब्रप्ट डिसकंटिन्यूएशन और डिक्रीज इन द इंटेक ऑफ फार्मास्यूटिकल और रिक्रिएशनल ड्रग्स। विथड्रॉल को विथड्रॉल सिंड्रोम भी बोला जाता है, मतलब ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। जब कोई एडिक्टेड पर्सन, जो भी वो ड्रग के लिए एडिक्टेड है, जिस भी ड्रग के बिना वो नहीं रह सकता, उसका उपयोग वो एब्रप्टली मतलब सडनली बंद कर दे या कम कर दे तो उसकी बॉडी फिजिकल सिम्टम्स शो करती है, जिन्हें हम विथड्रॉल सिम्टम्स या विथड्रॉल सिंड्रोम बोलते हैं। वो ड्रग फार्मास्यूटिकल भी हो सकती है या कोई रिक्रिएशनल भी हो सकती है। 28th वन इज कॉप्रलैलिया, द इनवॉलंटरी आउटबर्स्ट ऑफ ऑब्सीन वर्ड्स और सोशली इनअप्रोप्रिएट वोकलाइजेशंस। जब कोई पर्सन इनवॉलंटरली इनडिसेंट वर्ड्स का यूज़ करता है या सोशली इनअप्रोप्रिएट सोशली अनएक्सेप्टेबल वर्ड्स या फ्रेजेस का यूज़ करता है सोसाइटी में, लोगों के बीच, पर्सन अपनी इच्छा से नहीं बोलता, वो उससे इनवॉलंटरली बोले जाते हैं, तो उस पर्सन को कॉप्रोलेलिया की प्रॉब्लम है। 29th वन इज कॉप्रोप्रेक्सिया, अ टिक इन्वॉल्विंग involuntarily performing obscene और forbidden gestures। जो लोग गलती से involuntarily obscene, indecent, dirty और forbidden gestures को, actions को लोगों के सामने परफॉर्म करते हैं तो उसे कॉप्रोप्रेक्सिया बोलते हैं। ये एक टिक है, मतलब इसमें involuntarily मसल मूवमेंट होती है। 30th one is catatonia, a behavioral syndrome marked by lack or extremes of motor activity। कैटाटोनिया एक बिहेवियरल सिंड्रोम है जिसमें मोटर एक्टिविटी नॉर्मल नहीं होती, या कम होगी या तो ज़्यादा होगी, बट पेशेंट नॉर्मली मूवमेंट नहीं करता। 31st इज कैटाटोनिक एक्साइटमेंट, एजिटेशन, impulsivity and aggression without external provocation। कैटाटोनिक एक्साइटमेंट में मोटर एक्टिविटी एक्सट्रीम लेवल पर होती है, मतलब नॉर्मल से बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए पेशेंट एजिटेटेड रहता है, इम्पल्सिव रहता है और एग्रेसिव होता है। उसे कोई एक्सटर्नली प्रोवोक नहीं करता, फिर भी पेशेंट एजिटेटेड, इम्पल्सिव एंड अग्रेसिव होता है। 32nd is catatonic stupor, that is rigid posturing, the person cannot move, speak or respond to any stimuli। स्टूपर का मतलब होता है रिजिड पोस्चरिंग, पेशेंट एक ही पोस्चर में बैठा रहता है या तो खड़ा रहता है, बिल्कुल भी मूव नहीं करता, उसकी मोटर एक्टिविटी बिल्कुल लैक कर जाती है, वो किसी भी अनदर पर्सन या किसी भी स्टिमुलाई का रिस्पॉन्ड नहीं करता, ना किसी के साथ बोलता है और ना ही कोई मूवमेंट करता है। 33rd वन इज preoccupied, a state in which the person is self-absorbed and lost in one's own thoughts।
प्री ऑक्यूपाइड को हम लॉस इन थॉट्स भी बोल सकते हैं। जो लोग अपने ही ख्यालों में, अपनी ही सोच में खोए रहते हैं, उनके आसपास क्या हो रहा है, उन्हें कौन बुला रहा है, उसका उन्हें कुछ नहीं पता चलता। पेशेंट किसी चीज़ की टेंशन लेता है तो वो उसी चीज़ को बार बार सोचता रहता है और उसके इन्वायरमेंट में कुछ भी हो रहा हो उसे पता नहीं चलता, वो अटेंटिव नहीं रहता। तो उस चीज़ को हम प्री ऑक्यूपेशन या प्री ऑक्यूपाइड बोलते हैं। 34th one is psychotropics, medication used to treat psychiatric signs or symptoms. Psychotropics वो ड्रग्स हैं जिनसे हम साइकेट्रिक साइन और सिम्टम्स को ट्रीट करते हैं, जैसे एंटीसाइकोटिक ड्रग्स, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स, एंटी मेनिक ड्रग्स, एंटी एंजाइटी ड्रग्स एंड एंटी पार्किंसनियन ड्रग्स. The last one is phobia, that is irrational, exaggerated fear of object, situation or activity. फोबिया इरेशनल मतलब बिना किसी रीज़न के एग्जैजरेटेड बहुत ज़्यादा डर होता है जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट, सिचुएशन या एक्टिविटी से हो सकता है। फोबिया एक न्यूरोटिक डिसऑर्डर है जिसे हम ट्रीट कर सकते हैं। फोबिया की कुछ एग्जाम्पल्स दी हैं मैंने, जैसे एक्रोफोबिया, फियर ऑफ हाइट, जूफोबिया, फियर ऑफ एनिमल्स, हेमेटोफोबिया, fear of blood, and claustrophobia, fear of closed places. So this was the end of the video. I hope you all find it useful. Please do like, share and subscribe my channel. Thank you.